जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जनरल अवेयरनेस सीरीज़ की थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में भी हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 50 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी शानदार वीडियोस होने वाली है ये भी। और आपने जो बाकी वीडियोस हैं उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस पे आपको आरआरबी के लिए कंटेंट देखने को मिलेगा, डेडिकेटेड कंटेंट जो कि आरआरबी एग्जाम्स के लिए टारगेटेड है, जिसमें आपको आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई हो गया, आपका एनटीपीसी, हर तरह के एग्जाम्स को आप कवर कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए देख लेते हैं आज जो क्वेश्चंस हमने शामिल किया वो किस प्रकार है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ फेमस फॉर द आइकॉनिक कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला के लिए कौन सी शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो ऑप्शंस देखिए, अहमदाबाद, सूरत, प्रयागराज और लखनऊ। तो सही आंसर इसका प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका प्रयागराज होगा। देखिए, आपका जो कुंभ मेला है ना, उसके बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो कुंभ मेला है वो 12 साल के अंतराल पे मनाया जाता है ना। इंटरवल 12 साल के इंटरवल पे आपका ये मनाया जाता है और 4 जगह हैं जहाँ पर ये कुंभ मेला आपका आयोजित होता है। ठीक है, वो 4 जगह कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रयागराज है जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है आपका 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इन तीनों नदियों का जहाँ पे संगम बनता है प्रयागराज में, यहाँ पर आपका ये कुंभ मेला आयोजित होता है। एक आपका हरिद्वार में होता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, हरिद्वार में जो कुंभ मेला आयोजित होता है वो गंगा नदी के तट पे होता है, किनारों पे। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट आपका नासिक है। तो नासिक में भी कुंभ मेला होता है जो कि बैंक ऑफ गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारों पर ये आयोजित होता है नासिक में। और चौथा है आपका उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ बैंक ऑफ सिप्रा रिवर। ठीक है, तो इन 4 जगहों पर आपका ये होता है, कुंभ मेला आयोजित होता है। अब किस जगह पर होता है किस साल, ये आपके एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करते हैं पंडित लोग। जिसमें देखिए, सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 12 ईयर्स एट द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन हरिद्वार, द गोदावरी इन नासिक एंड द सिप्रा इन उज्जैन। ठीक है, प्लेस कैसे डिसाइड होता है? तो बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ऑन द पोजिशंस ऑफ जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के पोजिशन को देख करके वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। 2017 में इट वाज एडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, 2017 में इसको शामिल किया गया था। अभी कुंभ मेला आयोजित भी होने वाला है तो आपको ये क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इन 2017 इट वाज एडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ठीक है, अदर पॉपुलर मेलाज के बारे में आप ध्यान में रखेंगे, जो और भी कुछ मेला है जिनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं वो क्या क्या है। तो गंगा सागर मेला है जो कि कोलकाता में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा मेला है और ये भी फेमस है काफ़ी। तो ये आपका मनाया जाता है पुरी, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। पुरी में आपका वो भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। पुष्कर फेयर की बात करें तो ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है और ये कैटल फेयर है। ठीक है, जिसमें आपके कैटल्स जैसे कैमल, हॉर्स, इन सभी का एक मेला लगता है। ये भी काफ़ी फेमस है। तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं किस राज्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तिरूर बीटल लीफ रिसीव्ड जीआई टैग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जीआई टैग मिलता है किसी भी क्षेत्र को यूनिकनेस देने के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है तिरूर बेटल लीफ कहाँ की है और इसको कहाँ से जीआई टैग मिला है। तो केरला का है ये और केरला से जीआई टैग इसको मिला है। ठीक है, अलग अलग समय पे जीआई टैग्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और भी जीआई टैग आप ध्यान में रख सकते हैं जो कि लेटेस्ट है, आ सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे अजरक की बात करें तो ये गुजरात का है और इसको जीआई टैग मिला है, गुजरात का है। तिरंगा बर्फी एंड काशीपुर लोकेलिटीज़ मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये आपका बनारस का है। या इसको तिरंगा बर्फी बनारस की और साथ में काशीपुर लोकेलिटी मेटल कास्टिंग जो वहाँ की क्राफ्ट होती है, मेटल कास्टिंग से जो क्राफ्ट बनाते हैं, ये बनारस का है और यहाँ इसको भी जीआई टैग मिला है। सितार एंड तानपुरा की बात करते हैं, महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा, इसको जीआई टैग मिला है। काठिया वीट की बात करें, काठिया गेहूँ, ये उत्तर प्रदेश का और इसको भी अभी जीआई टैग हाल ही में मिला है। ये सब लेटेस्ट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे सेलिब्रेटेड एवरी डे। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे कब मनाया जाता है? ये भी लेटेस्ट है तो आप आगे का चांस है। ठीक है, तो वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे आपका कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर 2024 को ये मनाया गया और हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अगर यहीं से, ये तो वर्ल्ड का था, अगर इंडियन पोस्टल सर्विस की बात की जाए तो इंडियन पोस्टल सर्विस की जो स्थापना थी वो किनके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ये किया गया था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अभी अगर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड में? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है और 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। 1874 में यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सेटअप हुआ था 1874 में स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल द्रविडियन लैंग्वेज। ठीक है, क्लासिकल द्रविडियन लैंग्वेज इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो उड़िया, तमिल, गुजराती और बंगाली, इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिल। तमिल एक क्लासिकल द्रविड़ लैंग्वेज है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। द्रविडियन लैंग्वेज एक क्लास है, बहुत बड़ी, मतलब लैंग्वेजेस की एक फैमिली है प्रॉपर, जिसमें काफ़ी सारे भाषाएं आती है द्रविडियन लैंग्वेज में। ठीक है, अराउंड 70 के आसपास आपकी लैंग्वेजेस इस द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर में आती है।
जिसमें क्लासिकल पूछे जा रहे हैं, यानी एकदम पुराना जो फंडामेंटल लैंग्वेजेस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 4 क्लासिकल आप लैंग्वेज हैं उनको ध्यान में रखेंगे, जो कि द्रविडियन लैंग्वेज है। तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम और कन्नड़ा। ये 4 आपके जो क्लासिकल द्रविडियन लैंग्वेज है। बाकी इसके अंदर इस फैमिली में 70 से ज़्यादा भाषाएँ आती हैं। तो अभी हमारा ये सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन जाकिर हुसैन एसोसिएटेड। जाकिर हुसैन ये जो शख्सियत हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये कला की क्षेत्र, म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? म्यूजिक। ठीक है, एक तबला म्यूजिशियन थे, ये भी आप याद रखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। तबला म्यूजिशियन थे जाकिर हुसैन। और 1988 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। 2002 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है। 1990 में इनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिल चुका है। तो 3 मेजर अवार्ड से जो इन्होंने रिसीव किए हैं, जैसे 1988 में पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड जाकिर हुसैन को मिल चुका है, जो कि एक तबला म्यूजिशियन थे। और इनके एल्बम की बात करें जो काफ़ी फेमस हुई, कौन सी है? तो सैटरडे नाइट इन बॉम्बे, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, ये किन का एल्बम है? जाकिर हुसैन का है। द बिलीवर ये भी इनका ही है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके प्लेयर्स हैं और इनको आप ध्यान में रखेंगे। इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि किस यंत्र को बजाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हारमोनियम के एक फेमस जो बजाने वाले हैं, हारमोनियम प्ले करने वाले जो हैं आपके म्यूजिशियन, वो हैं आर के बीजापुरे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। संतूर प्लेयर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ये काफ़ी फेमस है। फ्लूट की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, ये आप ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विद विच स्पोर्ट इज द टर्म सिली पॉइंट एसोसिएटेड। सिली पॉइंट जो टर्म है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका क्रिकेट हो जाएगा। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे इसे। सिली पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो कहाँ पर होता है? और भी क्वेश्चन आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि ये टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि यह टर्म किस खेल से जुड़ा हुआ है। जैसे बैडमिंटन की बात करें तो रैली है ना, ड्रॉप शॉट हो गया, ड्राइव फॉल्ट हो गया, और उसके बाद ड्राइव हो गया, फॉल्ट हो गया, स्मैश है, लेट है, ये सब आपके बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। और फुटबॉल की बात करें तो इसमें भी कुछ टर्म्स इसमें और भी होते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स आपको लिखे हैं। जैसे नटमेग है आपका, पार्क दिबस, ठीक है, बाइसिकल किक है, क्रॉस बार है, और ये सारी जो कॉर्नर किक हो गया, ये सारे आपके फुटबॉल के टर्म्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। हॉकी की बात करें तो पक हो गया यहाँ पर, उसके बाद बैकिल हो गया, बैकिल शॉट जो होता है, पेनल्टी कॉर्नर है, स्कूप है, ये सारे आपके हॉकी में टर्म्स यूज़ होते हैं। क्रिकेट की बात करें तो चाइना मैन, कैरम बॉल, लेग साइड, ऑफ साइड, बहुत सारे टर्म्स है, गुगली। ठीक है, इस तरीके से टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिली पॉइंट आपके क्रिकेट से एक पोजीशन है जो कि स्लिप के बगल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच इंडियन क्रिकेट ग्राउंड होस्टेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन इंडिया। किस भारतीय किस क्रिकेट ग्राउंड में सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था? अच्छा सवाल है, यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे जिमखाना। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर ये बात पूछा जाता कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला गया, तो फिरोज शाह कोटला मैच हो जाता, स्टेडियम हो जाता। सही आंसर। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे पहला टेस्ट मैच भारत में कहाँ खेला गया, तो बॉम्बे जिमखाना में खेला गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला मैच भारत में टेस्ट मैच कहाँ खेला गया, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि दिल्ली में यहाँ पर खेला गया था। और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे क्रिकेट की बात यहाँ पर आई है तो क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको आप ध्यान में रखें। अभी हम बात करेंगे स्टैटिक वाली की। ठीक है, और आगे जाकर के क्वेश्चन में कुछ अगर करंट क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। फर्स्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका कहाँ पर हुआ था, तो वेस्ट इंडीज़ में, और इसके विनर भी वेस्ट इंडीज़ रही थी 1975 में। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी, पहला खिलाड़ी जिसने डबल सेंचुरी स्कोर किया हो, ये सचिन तेंदुलकर ने किया था और 2000 में किया था। ठीक, सॉरी 200 स्कोर किया था सबसे पहले किसने, तो सचिन तेंदुलकर ने किया था ओडीआई मैचेस में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्लेयर टू रीच 10,000 रन, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे, तो सुनील गावस्कर थे। लेकिन अगर ओडीआई में सबसे पहले 10,000 किसने बनाए, ऐसा क्वेश्चन आता तो सब इसका सही आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाता। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम बात करें टेस्ट मैच की, तो उसमें 10,000 सबसे पहले बनाए थे सुनील गावस्कर ने, ओडीआई में सबसे पहले बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने। विच क्रिकेटर इज नोन एज दी वॉल, भारत के किस क्रिकेटर को ये टैग दिया गया है दी वॉल, तो राहुल द्रविड़ को दिया गया है। उनके बेटर सेल्फ डिफेंस जो करते थे, वो डिफेंस जो उनकी काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट इंडियन ग्राउंड टू होस्ट एन ओडीआई मैच, सबसे पहले जो ओडीआई मैच होस्ट किया था किस भारतीय ग्राउंड ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है 1981 में सबसे पहला मैच खेला गया था ओडीआई का, और यहाँ पर खेला गया था। उसके बाद ये गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट इंडियन ग्राउंड टू होस्ट T20 मैच, T20 इंटरनेशनल मैच होस्ट करने वाला सबसे पहला ग्राउंड भारत का कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारबोन स्टेडियम, जो कि मुंबई में है, और ये 2007 में सबसे पहला मैच खेला गया था, और पहले ही एडिशन में T20 के और इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था। ये पॉइंट भी आप ध्यान में, 2007 में भारत ने T20 का वर्ल्ड कप भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक इंडिया का क्लासिकल डांस नहीं है। ठीक है, टर्म्स पे आप ध्यान देंगे। मणिपुरी है ना, बुगाको है, और उसके बाद ओडिसी है और कुचिपुड़ी है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बुगाकू करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करें और मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में और कुछ क्लासिकल डांस यहाँ से जुड़े हुए आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि जागोई है, ठीक है, कोलोम है, तांगला है, ये सब वहाँ की क्लासिकल डांस है। और उसके बाद ये बुगाकू की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल जैपनीज कोड डांस है, ना कि एक इंडियन क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़ीसी की बात करें तो ये आपका उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। और ये यहाँ पर दलखई यहाँ पर एक और फेमस आपका डांस फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो कि कुचिपुड़ी है, और कुचिपुड़ी के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म की बात करें तो यहाँ आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आंध्र नाट्यम, ठीक है, विलासिनी नाट्यम, ये सारे यहाँ की फेमस क्लासिकल डांस है, ठीक है। और 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 8 क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है इंडिया का, तो इनमें से कौन सा एक नहीं था। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, कथक जो कि नॉर्दर्न इंडिया में उत्तर प्रदेश वाले साइड में ये प्ले होता है, मतलब करते हैं लोग। सतरिया की बात करें तो ये आपका आसाम में होता है। उसके बाद कथकली की बात करें तो केरला में है। मणिपुरी की बात करें मणिपुर में ये है। उड़ीसा में ओडिसी जो डांस फॉर्म है ये उड़ीसा में होता है ज़्यादा। और मोहिनी नाट्यम की बात करें तो केरला में है, ठीक है। तो ये 8 डांस फॉर्म है जो कि क्लासिकल डांस में आता है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज़ द लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक भारत का अभी के टाइम पे 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो सही आंसर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका HDFC बैंक होगा, ऑप्शन नंबर सी। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक अभी कौन सा है, HDFC बैंक है। लेकिन अगर एसेट की बात टर्म्स में बात करें तो सबसे बड़ा कौन होगा, SBI होगा, देन आपका HDFC होगा, देन ICICI बैंक होगा। लेकिन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा भी HDFC है, देन ICICI है, देन SBI है आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, फोर्स लेबर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से आपका ये सवाल है। और भी कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, इनके बारे में अभी आप ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 29 की बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, अच्छा पॉइंट है। आर्टिकल 29 आपका संरक्षित करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट माइनॉरिटीज़ का, ठीक है। आर्टिकल 27 की बात करें तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को आप प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए टैक्स को पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप इसके लिए आप फ्री हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 की आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकें। तो ये आर्टिकल 30 में है आपका, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करें और भी कुछ आर्टिकल्स की जो कि आपके फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आप सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन था ना, आर्टिकल 23 जो था, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर में आता है फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। और इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, और इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के इस आर्टिकल के तहत जो पार्लियामेंट में ने लॉज बनाए हैं, 2 लॉज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे आप। ये दो लॉज भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट जो कि 1956 में बना था, और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट अबॉलिशन एक्ट जो कि 1976 में बना था। ये इस फंडामेंटल राइट के तहत पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हैं, तो ये दोनों एक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी हमने समझ लिया कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्ट के अंदर में जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर में 2 आर्टिकल्स आते हैं, उसका आर्टिकल 23वां है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात हुई है तो वो भी आप याद रखें कि फंडामेंटल राइट हमारे कुल मिलाकर के 6 हैं, जो कि पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी है, भी थी जो कि अब हट गई है, अब वो एक लीगल राइट है आर्टिकल 300 में, आर्टिकल 300A में। और 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है पार्ट 3 में, ठीक है। क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 12 और 13 की बात करते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 12 और 13 है। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट मिलेगा आपको आर्टिकल 12 में, अभी हम एट ए ग्लांस देख रहे हैं जस्ट। और आर्टिकल 13 की बात करें तो इसके अंदर में वो सारे लॉज में ये मेंशन है कि जो भी लॉज अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो वो उस लेवल तक आपके वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आर्टिकल 13 कहता है। और जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी आपको आर्टिकल 13 में ही मिलता है, ठीक है। अगर कोई राइट लॉ है या एक्ट है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और बाकी आर्टिकल 12 और 13 तो हमने देख लिया। उसके आगे बात करते हैं तो 14 to 18 जो आपके आर्टिकल्स है वो राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद आर्टिकल 19 to 22 आर्टिकल राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 23 to 24 या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसमें है। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 29 एंड 30 ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। आर्टिकल 32 to 35 जो आपका है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपके रिट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू गेट द राज्यसभा मेंबरशिप। राज्यसभा मेंबरशिप पाने के लिए सबसे मिनिमम एज क्या होती है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष का मिनिमम एज होना जरूरी है। अब कुछ और भी डेजिग्नेशन है यहाँ पर और पोस्ट है जिसके मिनिमम एज आपको याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट की मिनिमम एज जो होती है वो 35 साल होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसकी भी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स आपकी मिनिमम होनी चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नो लिमिट होती है आपकी मैक्सिमम, और मिनिमम एज लोकसभा में मेंबर बनने की 25 साल है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पीएम बनने की ऑब्वियसली फिर 25 साल होगी, और कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम एज की। और राज्यसभा मेंबर की बात करें तो राज्यसभा अगर मेंबर आप बनना चाहते हैं तो 30 साल में आप बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो इसका हेड होता है वो बनने के लिए आपको 35 साल का उम्र होना जरूरी है। गवर्नर की बात करें तो ये भी 35 ईयर्स आपका होना चाहिए मिनिमम, तो ही आप गवर्नर बन सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो 25 साल आपकी उम्र मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कोई नहीं लिमिट नहीं है। और अगर सीएम की बात करें, वहीं अगर किसी स्टेट का सीएम बनना है तो भी आपको 25 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर आपका 30 मिनिमम एज आपका 30 होना चाहिए, तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर बन सकते हैं। और पंचायत इलेक्शंस की बात करें तो 21 आपका मिनिमम एज होता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, ये मिनिमम एज से जुड़े हुए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज टैगोर हिल लोकेटेड। झारखंड राज्य के किस जिले में टैगोर हिल है ना है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची में टैगोर हिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च एक्सपोसैट 2024 सैटेलाइट। तो एक्सपोसैट किसने रिलीज़ किया है? तो अभी इसरो ने रिलीज़ किया है हाल ही में, ठीक है। और ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो कि स्टडी करेगा पोलराइज रेडिएशन फ्रॉम स्पेस, जो स्पेस से जो पोलराइज रेडिएशंस आती हैं, कॉस्मिक फिनोमिना होती है, इन सभी को स्टडी करने के लिए इंडिया ने ये सैटेलाइट, इंडिया के जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने ये लॉन्च किया है एक्सपोसैट, ठीक है, 2024। और भी कुछ मिशन इस साल लॉन्च हुए हैं, जैसे आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है जो कि नासा ने रिलीज़ किया था, और ये सूरज के ऊपर में स्टडी करेगा, ठीक है। जनवरी के आसपास में ये रिलीज़ हुआ था, और ये फिर बाद में जा कर के और ये लैग्रेंजेस जो पॉइंट होते हैं वहाँ से ये स्टडी करेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, जो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आदित्य L1 मिशन से जुड़ा है जो कि सूर्य के ऊपर में अध्ययन कर रहा है, और ये नासा ने रिलीज़ किया था अमेरिका के। और कौन सा लॉन्च हुआ है इस साल? तो PSLV C-37 भी इसरो ने लॉन्च किया है इस बार, ठीक है। और ये 6 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था टू सॉरी, ठीक है, PSLV C-37 ऑन 6 अक्टूबर 2024 हैज़ री एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। 15 फरवरी 2017 को ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था PSLV C-37, ठीक है। और ये 104 सैटेलाइट को इसने इतिहास रचा था, 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके, और फिर ये वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका है, ठीक है, PSLV C-37। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज डल लेक सिचुएटेड। डल लेक आपका किस राज्य में है? तो लेक से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में आपका डल लेक, और भी लेक्स हैं उनके बारे में आप याद रखें। जैसे वुलर लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया की, ठीक है, और ये एशिया में भी सबसे बड़ा है। वुलर लेक आपका कश्मीर में है। डल लेक की बात करें तो ये बोट और शिकारा राइड के लिए काफ़ी फेमस है, कश्मीर में है ये आपका। और लोकटक लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, याद रखेंगे आप। लोकटक लेक जो है आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। कहाँ की बात करें हम? नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। और वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक ये भी यही है, ठीक है। तो ये मणिपुर में आपका लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो कि चिलिका लेक का है, ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, और ये एक सॉल्टी लेक है, यानी खारा पानी है इसमें, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखेंगे। और चिलिका लेक आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पुलिकट लेक की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिस यानी खारा पानी का ये लगून है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह पर है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में, कुछ तमिलनाडु में। पुलिकट लेक की हम बात कर रहे हैं। भीमताल लेक की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और वेम्बानाद लेक की बात करें तो ये आपका लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, केरला में पड़ता है ये, ठीक है। और कोलेरू लेक की बात करें तो कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में है। पुष्कर और पिंचोला की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। गोविंद सागर लेक ये हिमाचल प्रदेश में है, और लोनार लेक आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल इनकम इन इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। इंडिया का नेशनल इनकम मेज़र किया जाता है किन टर्म्स में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा NNP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सही मेजर क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, और याद रखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। तो ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और ये एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो
जितने भी इनकम है और उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड कर देता है। और साथ में और क्या चीज़ें हैं, तो सब्सिडीज़ इसमें ऐड होती है। इट इंक्लूड सब्सिडीज़, इंक्लूड वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड होती है और फिर जाकर के आपके पूरे कंट्री का नेशनल मतलब इनकम कैलकुलेट होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्स्टलेशन हैज़ अदर नेम्स एज द बिग डिपर, ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि, ये सब किन के नाम हैं? ये 3 नाम जो आपको दिख रहे हैं, तो ये किन के नाम है? तो ये एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है आपका उर्सा मेजर, ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तो स्टार्स का जो पैटर्न बनता है आसमान में उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं और ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उर्सा मेजर। ये उर्सा मेजर के ही तीनों नाम है, ठीक है, तो ये आप ये ध्यान में रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द फादर ऑफ संघमित्रा एंड महेंद्र वर्मन। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो अशोक थे, ठीक है, ये एक मौर्य राजा थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वेमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस। इंडिया की पहली वेमेन ग्रैंड मास्टर कौन रही है चेस में? तो सही आंसर इसका विजय लक्ष्मी हो जाएगी, जो कि 2001 में बनी थी पहली ग्रैंड मास्टर। और मेंस में सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद बने थे 1988 में, जो कि बाद में जाकर के 5 बार वर्ल्ड नंबर 1 भी बनते हैं चेस में। तो काफ़ी रिनाउंड खिलाड़ी हैं चेस के इतिहास में भारत के लिए। और फर्स्ट चेस ओलंपियाड गोल्ड जो भारत ने जीता था वो 2024 में ही जीता है, इसी साल। ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहली बार हमने चेस ओलंपियाड इसी साल जीता है। फर्स्ट चेस ओलंपियाड मेडल की बात करें, गोल्ड इस बार सबसे पहली बार जीता है, लेकिन मेडल हमारा सबसे पहले 2014 में ही आ गया था जब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर की बात करें तो मैनुअल एरोन थे आपके, 1961 में ये फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर बने थे। यंगेस्ट विनर ऑफ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, एक चेस का टूर्नामेंट होता है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, उसके यंगेस्ट विनर कौन बने? डीकू गेस बने हैं, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, 2024 में जीते हैं, 17 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024। तो रणजी ट्रॉफी की किस खिलाड़ी ने जीता है 2024 में? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आपका मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने विदर्भ को हरा करके 42वीं बार ये खिताब जीता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। और क्रिकेट से जुड़ा हुआ कुछ और भी पॉइंट और जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सबको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि क्रिकेट का प्रॉब्लम ही रहे। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप क्रिकेट को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। स्टॉप क्लॉक रूल आया है, एक नया को रूल आया है क्रिकेट में, जो कि आप जानते होंगे। अगर ऐसा आएगा कि ये रूल किस खेल से संबंधित है तो याद रखेंगे आप स्टॉप क्लॉक रूल, जिसमें आपको जो ओवर स्विच होता है, जैसे सेकंड ओवर से थर्ड ओवर के बीच में जाना है, तो 60 सेकंड के अंदर में आपको नेक्स्ट ओवर को स्टार्ट कर देना है। ये समय बचाने के लिए और ड्यूरेशन को छोटा करने के लिए ये रूल लाया गया है, ताकि टाइम वेस्टेज कम हो सके। और पहले 2 वार्निंग आपको मिलती है, अगर 2 वार्निंग आपने मतलब इस वो कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके बाद आपको डायरेक्ट पेनल्टी लगती है, ठीक है, कैप्टन को। तो 60 सेकंड के अंदर में आपको ओवर को चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में 27,000 रन का माइलस्टोन पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं, जिन्होंने 27,000 रन को कंप्लीट किया है। उसके बाद देखिए, न्यू एनसीसी, जो क्रिकेट के आप जानते होंगे, जहाँ पर जो क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग होती है या अगर कोई इंजर्ड हो गया तो उसका रिहेबिलिटेशन वहाँ पे होता है। तो ये सब प्रोग्राम जहाँ पर होते हैं, खिलाड़ी को नर्चर किया जाता है, ये सब एनसीसी में होता है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। तो ये कहाँ पर है? इसका नया एक बेस वो बना है, नया वो बना है, क्वार्टर बना है, जो कि आपका बेंगलुरु में बना है, ठीक है। न्यू एनसीसी कहाँ पर बना है? बेंगलुरु में। ये ध्यान में रखेंगे, ब्रांच बना है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो विनर इस बार रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं, ठीक है। और ये लगातार दूसरी साल बने हैं, इससे पिछले साल भी 2023 के भी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 भी सूर्य कुमार यादव ही थे। आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली, ये अभी जो आपका अक्टूबर में ऑनगोइंग है, अक्टूबर 2024 में आईसीसी की अभी मेंस T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया ने जीता है। अभी हम बात कर रहे हैं आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की, जो कि अभी बांग्लादेश में होना था, बट बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये आपका यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका यूएई हो जाएगा, बट होना कहाँ पे था? बांग्लादेश में, ठीक है। और ये 9th एडिशन इस बार हो रहा था आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का, जो कि अक्टूबर 2024 में ऑनगोइंग है। उसके बाद क्या याद रखेंगे? तो मोस्ट रन्स इन एन ओवर ऑफ अ T20I मैच, ये भी एक नया रिकॉर्ड अभी बना है कि एक T20I के एक ही मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है आपका डेरियस वाइजर ने, ठीक है। ये डेरियस वाइजर एक खिलाड़ी हैं समोआ के, ठीक है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 36 रन बनाए थे एक ओवर में, और T20 वर्ल्ड कप में बनाए थे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 सिक्सेस हिट करके। और तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है 39 रन बना करके, 39 रन बना करके एक ओवर में, ठीक है। डेरियस वाइजर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि समोआ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू चेयरमैन बने हैं आईसीसी के, आप जानते होंगे जय शाह बने हैं, जो न्यूली इलेक्टेड आपके चेयरमैन हैं आईसीसी के, और ये यंगेस्ट भी हैं, मात्र 35 वर्ष के हैं। जो फॉर्मर आपके जो आईसीसी के चेयरमैन थे वो कौन थे? तो ग्रेग बार्कले थे,
याद रखेंगे आप। और आईसीसी की बात हो रही है तो आईसीसी की स्थापना आपकी 1909 में हुई थी और इसका अभी के टाइम पे हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और करंट में इसके मेंबर 108 हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। जब यहाँ आईसीसी की बात हो रही है तो एशिया की जो क्रिकेट काउंसिल है उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बन सकता है कि न्यू प्रेसिडेंट बीसीसीआई के कौन बने हैं फिर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई और सेक्रेटरी की बात करें तो जैसा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रेसिडेंट आपके रोजर विनी है बट सेक्रेटरी अभी भी जैसा ही है बीसीसीआई के। ठीक है, लोकपाल ऑफ बीसीसीआई याद रख सकते हैं आप, डीके जैन पहले थे, अभी आपके विनीत सारन बने हैं। ठीक है, करंट में कौन है? लोकपाल बीसीसीआई के विनीत सारन। ठीक है, ईरानी कप जो कि क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, एक टूर्नामेंट है। 2024-25 का टाइटल आपका मुंबई ने जीता है, जिसके कप्तान आपके अजिंक्य रहाणे थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के जो विनर रहे वो इंडिया रही है, सभी जानते हैं हम लोग। 9th एडिशन था, ये भी याद रखेंगे आप। 2007 में स्टार्ट हुआ था और इसके होस्ट जो थी वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ दोनों थे। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मेंस में? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल खेला गया था उस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो विराट कोहली थे। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? तो रहमानुल्लाह गुरबाजी ने बनाया, जो कि अफगानिस्तान की खिलाड़ी हैं। 400 कुछ रन इन्होंने बनाए थे। रनर अप्स की बात करें, जो लोग जो सेकंड आए मतलब इंडिया से जिनकी हार हुई, वो साउथ अफ्रीकन टीम थी, जिसके कैप्टन आपके एडन मार्करम थे। ठीक है, और आईपीएल 2024 का भी याद रख सकते हैं आप। 2024 के जो विनर थे वो केकेआर थी। 17वां एडिशन था ये। इस बार आपका 18वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। एसआरएच के खिलाफ इन्होंने ये जीता था 2024 का आईपीएल। और इस बार ऑरेंज कैप के विनर थे विराट कोहली। पर्पल कैप हर्षल पटेल ने जीता था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके सुनील नारायण थे और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आपके नीतीश रेड्डी थे। ठीक है, और तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। डब्ल्यूपीएल की भी बात कर लेते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 जिसका सेकंड ईयर एडिशन था इस साल। एलिस पेरी इसकी ऑरेंज कैप विनर रही थी और पर्पल कैप जीता था श्रेयंका पटेल ने। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपकी दीप्ति शर्मा रही हैं इस बार। और आरसीबी ने ये टूर्नामेंट वो डब्ल्यूपीएल का जीता है। सेकंड एडिशन था ये, डीसी के खिलाफ इन्होंने ये मैच जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 100 प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी में 100 प्राइज किन्होंने जीता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ठीक है, तो सही आंसर कुलकर्णी, श्रीनिवासन आर कुलकर्णी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कुछ और भी प्राइजेस हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, ये जेनी एरपेनबैक्स ने जीता है ये। ठीक है, और उसके बाद दो लोगों ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आपका, जेनी एरपेनबैक और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन ने, दो लोगों ने मिलकर के जीता है ये। ठीक है, और इनका नोवेल जो था वो कौन सा था? तो कैरो था इनका नोवेल, KAIROS। ठीक है, इस नोवेल के लिए इन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है और ये दो नाम आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, वेमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड फ्रॉम किंग चार्ल्स III, जो कि आपको मिला है यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट के आरती को, जो कि 18 साल की हैं। वेमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड जो कि किंग चार्ल्स जो कि यूके के हैं, उन्होंने ये दिया है कहाँ के? तो आरती को दिया है, जो कि यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट के हैं, 18 साल की हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये फ्रांस में हर साल आयोजित होता है। 77वां एडिशन था इस बार। और पायल कपाड़िया ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये इनका सॉन्ग है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो भी होगा इनका ये मतलब एल्बम वगैरह जो भी होगा या डॉक्यूमेंट्री होगी। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड की बात करें तो मुंबई पुलिस की कृष्णा प्रकाश ने जीता है हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करती है फिल्म मेकर विनोद गनात्रा को मिला है ये, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। पिन पिंटर प्राइज़ की बात करें तो ये आपका अरुंधति रॉय ने जीता है पिन पिंटर प्राइज़। उसके बाद बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर तो नागालैंड को मिला है, याद रखेंगे आप ये भी पॉइंट। बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर आपका नागालैंड को मिला है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और बाकी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन्हें भी एक बार आप चेकआउट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। थैंक यू सो मच।